बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन बहरान को हल करने के लिए अगले महीने बातचीत हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने किया दावा, कहा सऊदी इत्तेहाद और अल हूसी तैयार हो गए। सीरिया के दरा में रशियन बमबारी के बाद 12 घंटों का सीज फायर। अरब मुल्कों और इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ्स की खुफिया मीटिंग। फ्रांस के मीडिया में दावा, क्या मिडिल ईस्ट अमन मंसूबे की तैयारियां हैं। अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ बिजनेस नहीं रोकेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। इराक में अगवा किए गए लोगों की लाशें मिलने के बाद 12 आईएस मिलिटेंट्स को फांसी पर लटका दिया गया। गाजा में इसराइल के हवाई हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों ने एक बार फिर निकाले वापसी मार्च। माइग्रेशन मसले पर यूरोपीय लीडर्स की अहम मीटिंग। तुर्की और अफ्रीकी मुल्कों की फंडिंग का फैसला। लीबिया साहिल के करीब कश्ती डूबी, 100 माइग्रेंट्स लापता। शुजात बुखारी के कत्ल में शामिल पाकिस्तानी मिलिटेंट को पुलवामा में घेर लिया गया, एनकाउंटर जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा मरहला हफ्ते से शुरू होगा। फ्रांस, अर्जेंटीना, यूरुग्वाय, स्पेन आमने सामने। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं यमन से। यमन से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले महीने यमन बहरान पर फरीकों के बीच अमन बातचीत हो सकती है। मार्टिन ग्रिफ्स ने यह बयान एक ऐसे वक्त दिया है जब हुदैदा में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि अल हूसी और सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि वो अमन कोशिशों के सिलसिले में बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने तस्दीक की कि वो बातचीत करना चाहते हैं, यह बहुत पहले होना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि लड़ाई रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस के रोल के बारे में बात हो रही है। इन कोशिशों का यह मतलब है कि हुदैदा की लड़ाई भी रुक सकती है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने कहा कि अल हूसी और सऊदी इत्तेहाद और दूसरे फरीकों के बीच बातचीत और वक्त की तफसीलात का कुछ दिनों में ऐलान किया जाएगा। यमन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट से सऊदी अरब नाराज है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की यह रिपोर्ट गैर मोतबर लोगों की मालूमात की बुनियाद पर तैयार की गई है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि वह लड़ाई में तमाम सिविलियंस की हिफाजत की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर बच्चों की जानें बचाने के लिए जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इत्तेहाद पर लगाए इल्जामात को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने जंग के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। तुर्की अल मालिकी ने, जो सऊदी इत्तेहाद की तर्जुमान है, कहा कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट गलत मालूमात की बुनियाद पर तैयार की गई है। बच्चों और जंग से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की रिपोर्ट के बाद अल मालिकी ने कहा कि अरब इत्तेहाद ने यमन की जारी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है जो अल हूसियों ने कायम की है, जिसका मकसद यमन को और वहां के लोगों को अल हूसियों की जारहियत से बचाना है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से कहा कि वो अपने तरीकों को बदले ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आलमी इदारे की रिपोर्ट्स में झूठी बातें शामिल ना हो सके। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के यूनिसेफ इदारे ने भी ऐसी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने धमकी दी थी कि यह रिपोर्ट वापस ली जाए वरना आलमी इदारे की फंडिंग रोक दी जाएगी, जिसके बाद यह रिपोर्ट वापस ले ली गई थी।
सीरिया के दरा में सरकारी फौज फ्री सीरियन आर्मी के दरमियान लड़ाई में कुछ वक्त के लिए सीज फायर हुआ। बताया गया कि जॉर्डन में बातचीत के बाद जंगबंदी से इत्तेफाक किया गया। इस बातचीत में रशिया ने अहम रोल अदा किया, लेकिन इससे पहले रशिया के जंगी हवाई जहाजों के जरिए बमबारी की गई, जिसमें 32 लोग हलाक हुए। मारे गए लोगों में 11 बच्चे शामिल बताए गए हैं। अल जजीरा ने कहा कि जुमेरात और जुमे की आधी रात से सीज फायर शुरू हुआ, जो जुमे की दोपहर तक जारी रहा। ये जंगबंदी 12 घंटों के लिए थी। पता चला कि जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में बातचीत में कई मामलात पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अपोजिशन फाइटर्स से कहा गया था कि वो हथियार डाल दें। इसके अलावा जॉर्डन के सरहदी इलाके नसीर की तरफ जाने की इजाजत के बारे में भी इख्तलाफात बरकरार रहे। कई दिनों से सीरिया की फौज और इत्तेहादियों ने जॉर्डन सरहद के करीब ये ऑपरेशन शुरू किया। इसी इलाके के करीब गोलान पहाड़ियां हैं, जिस पर इसराइल का कब्जा है। अमेरिका और इसराइल इस ऑपरेशन से नाराज है। अमेरिका का कहना है कि यह हमले और कार्रवाइयां सेफ जोन्स के समझौते की खिलाफ वर्जी है। दरा के अल मुस्फीरा टाउन में किए गए हमलों में 17 लोग हलाक हुए। ये 19 जून को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से एक हमले में मारे गए लोगों की सबसे बड़ी तादाद है। अब तक दरा के ऑपरेशन में कम से कम 96 सिविलियंस हलाक हुए, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद सूबे में इंसानी सूरत हाल के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-अबादी ने सजाए मौत का सामना करने वाले तमाम आईएस मिलिटेंट्स को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है। बगदाद के करीब अगवा कुनिंदों ने 8 लोगों को हलाक कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। हैदर अल-अबादी ने कहा कि जिन आईएस दहशतगर्दों को फांसी की सजा दी गई है, उन्हें फौरी फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज इन दहशतगर्दों से बदला लेंगी जिन्होंने इन सिविलियंस को हलाक किया है। इस दौरान खबर है कि सजाए मौत का सामना करने वाले 12 आईएस मिलिटेंट्स को फांसी पर लटका दिया गया है। 4 शुबे को सिक्योरिटी फोर्सेस को 8 लोगों की लाशें मिली थी, जिन्हें आईएस के बचे कुछ मिलिटेंट्स ने अगवा करने के बाद हलाक किया और उनकी लाशों की बेहुरमती की। बताया गया कि इन लोगों की लाशों के धमाके के जरिए चीथड़े उड़ा दिए गए। आईएसआईएस ने इन लोगों का अगवा किया था और कहा था कि उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है। इनमें से बाज लोगों का एक वीडियो जारी किया गया था और इंटरनेट पर पेश किया गया था और धमकी दी गई थी कि अगर हुकूमत 4 सुन्नी औरतों को रिहा नहीं करती तो उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। आईएसआईएस ने कहा था कि पकड़े गए लोगों का ताल्लुक इराकी पुलिस या हशद शाबी से है। हशद शाबी एक शिया वॉलंटियर फोर्स है। इराक की वजारत दाखिला की तर्जुमान ने बताया कि लाशों के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इन लोगों को डेडलाइन खत्म होने से पहले हलाक किया गया। गाजा पर इस्राएली फौज ने कई जगह बमबारी की, जिसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमे की सुबह जलती पतंगों और गुब्बारों से किए गए हमलों का जवाब देने के नाम पर इसराइल ने फलस्तीनियों पर बमबारी की। बमबारी में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इसराइली फौज ने जुमेरात की शाम और जुमे की सुबह ये हमले किए। इस दौरान फलस्तीनियों ने गाजा से वापसी मार्च निकाले। मगरबी किनारे में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इस मौके पर इसराइल ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाली एक एक्ट्रेस को इसराइल में यहूदियों के लिए मुकद्दस एक मकाम के सामने नंगी तस्वीर लेने पर तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। थेरेसा तापे ने दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल के करीब ये तस्वीर ली थी। इससे पहले पिछले साल भी इसी एक्ट्रेस को इजिप्ट के एक बहुत पुराने मजहबी स्कूल के सामने नंगी तस्वीरें लेने पर गिरफ्तार किया गया था। फ्रेंच मीडिया में कहा गया कि अरब मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के बीच एक खुफिया मुलाकात हुई। फ्रांस के इंटेलिजेंस ऑनलाइन अखबार ने कहा कि जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब और इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ्स ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर और मिडल ईस्ट से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे जैसन ग्रीनब्लैट के मशवरे पर यह खुफिया मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया कि फलस्तीन के इंटेलिजेंस चीफ माजिद फराज ने भी मीटिंग में शिरकत की, लेकिन फलस्तीन की मान न्यूज एजेंसी ने इस मीटिंग के लिए फलस्तीनी ओहदेदार के रवाना होने की खबर की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने दावा किया कि अमेरिका फ्रांस के इंटेलिजेंस चीफ माजिद फराज को फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की जानशीन के तौर पर देख रहा है। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि यह मीटिंग कहां हुई, लेकिन इसराइल के एक रेडियो स्टेशन ने कहा कि 10 दिन पहले यह मीटिंग हुई। फलस्तीन के इंटेलिजेंस चीफ ने 2 महीने पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से मुलाकात की थी। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि अमेरिका और अरब मुल्कों ने इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने के लिए एक मंसूबे से इत्तेफाक किया, जिसे ट्रंप ने सदी की डील का नाम दिया है।
لیبیا کی مضبوط کمانڈر خلیفہ حفتار نے درنا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ لیبیا کے مشرقی علاقے میں درنا اکیلا شہر باقی رہ گیا تھا جو ان کے کنٹرول سے باہر تھا۔ کٹر ملیٹنٹس کے ساتھ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد یہ کامیابی حاصل کی گئی۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے خلیفہ حفتار نے کہا کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ درنا کی آزادی کا اعلان کرتے ہیں جو لیبیا کے تمام شہریوں کے لیے بہت عزیز ہے۔ انہوں نے درنا کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہاں آزادی، سیکیورٹی اور امن کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ خلیفہ حفتار کی لیبین نیشنل آرمی نے کہا کہ اس کے سپاہیوں نے شہر کے ایک مرکزی علاقے میں القاعدہ کے آخری ٹھکانے پر حلہ بول دیا۔ خلیفہ حفتار کی فورسز نے 7 مئی کو درنا پر قبضے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا تھا۔ اس ساحلی شہر میں کوئی 1,50,000 لوگ رہتے ہیں۔ 2011 میں مغربی ملکوں کے آپریشن کے بعد لیبیا کے لیڈر کرنل معمر قذافی کو ہٹا دیا گیا تھا اور بعد میں انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تب سے ملک میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ یمن بحران کو حل کرنے کے لیے اگلے مہینے بات چیت ہو سکتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کیا دعویٰ، کہا سعودی اتحاد اور الحوثی تیار ہو گئے۔ سیریا کے درہ میں رشین بمباری کے بعد 12 گھنٹوں کا سیز فائر۔ عرب ملکوں اور اسرائیل کے انٹیلیجنس چیفز کی خفیہ میٹنگ۔ فرانس کے میڈیا میں دعویٰ، کیا مڈل ایسٹ امن منصوبے کی تیاریاں ہیں۔ امریکہ کے کہنے پر ایران کے ساتھ بزنس نہیں روکیں گے، ترکی نے کیا اعلان۔ عراق میں اغوا کیے گئے لوگوں کی لاشیں ملنے کے بعد 12 IS ملیٹنٹس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے، انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینیوں نے ایک بار پھر نکالے واپسی مارچ۔ مائیگریشن مسئلے پر یورپی لیڈرز کی اہم میٹنگ، ترکی اور افریقی ملکوں کی فنڈنگ کا فیصلہ۔ لیبیا ساحل کے قریب کشتی ڈوبی، 100 مائیگرنٹس لاپتہ۔ شجاعت بخاری کے قتل میں شامل پاکستانی ملیٹنٹ کو پلوامہ میں گھیر لیا گیا، انکاؤنٹر جاری۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا دوسرا مرحلہ ہفتے سے شروع ہوگا۔ فرانس، ارجنٹائن، یوروگوائے، اسپین آمنے سامنے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس تعلقات برقرار رکھے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میوlut کاووسوگلو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی دوسرے ملکوں کے اشارے پر ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں توڑے گا۔ کاووسوگلو نے ترکی کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ان فیصلوں کا مقصد امن اور استحکام ہوتا تو ہم اس کی تائید کرتے، لیکن امریکہ کے ہر فیصلے کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہر لفظ پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک اچھا پڑوسی ہے اور ہمارے ایران کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی رشتے نہیں توڑیں گے، محض اس وجہ سے کہ دوسرے ملک بھی ایسا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تمام ملکوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ 4 نومبر تک ایرانی تیل خریدنا بند کر دیں ورنہ ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ بیرونی ملکوں میں مہم پسندی کرتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے وسائل برباد کر رہا ہے اور دہشت گرد حکومتوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکی عوام اس کرپشن اور ناانصافی کو بہت برداشت کر چکے۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو پر غصے کا اظہار کیا جنہوں نے ایران کے حالیہ مظاہروں کے بارے میں ایسے ہی تبصرے کیے تھے۔ یورپی یونین کے لیڈرز مائیگریشن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بعض خصوصی سینٹرز قائم کریں گے۔ ان سینٹرز پر یورپی ملکوں میں پناہ حاصل کرنے والے لوگوں کی درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ بروسلز میں یورپی ملکوں کی چھوٹی کانفرنس ہوئی جس میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے اور تفصیل سے غور کیا گیا۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے کہا کہ مائیگریشن کے مسئلے پر یورپی ملکوں میں اختلافات ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ یورپی ملکوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ مائیگریشن کے مسئلے سے نمٹنے کی پالیسی کے تحت ترکی اور نارتھ افریقہ کے ملکوں کی فنڈنگ کی جائے گی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سینٹرز کس طرح کام کریں گے اور کن کن ملکوں میں یہ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ان لیڈرز نے فیصلہ کیا کہ ترکی کی فنڈنگ بڑھائی جائے اور نارتھ افریقہ کے لیے بھی 500 ملین یورو جاری کیے جائیں۔ کانفرنس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق مائیگریشن کی درخواستوں کی پروسیسنگ تیسرے ملکوں میں ہوگی۔ خبر ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب مائیگرنٹس کی ایک کشتی الٹنے کے بعد کم سے کم 100 لوگ لاپتہ ہیں۔ ان میں کئی کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ مائیگرنٹس کی کشتی ڈوبنے کے ایسے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں اپنی فوجوں کا ایک بہت بڑا اڈا کھولا ہے۔ یہ بیرونی سرزمین پر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا بتایا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ساؤتھ کوریا سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اڈا کھولا گیا۔ یہ فوجی اڈا 14.5 ملین اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ہے جو دارالحکومت سول سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں ایک اخبار کے دفتر میں شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایک سینئر عہدیدار نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ جمعرات کی دوپہر پیش آنے والے اس واقعے میں کم سے کم 5 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ شوٹر بلڈنگ کے اندر داخل ہوا جہاں دوسرے بزنس بھی ہیں۔ اس جگہ ایک اخبار کا دفتر ہے جس کا نام گزٹ بتایا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد بلڈنگ کو خالی کرایا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے باہر نکلیں۔ پولیس نے عمارت کی تلاشی لی۔ بتایا گیا کہ شک کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کا اصل مقصد کیا ہے لیکن بعض عہدیداروں نے بتایا کہ اس واقعے کو دہشت گردی کے نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام لوگ جو وہاں پر زخمی تھے اخبار کے ملازم ہیں۔ پولیس گرفتار کیے گئے شخص سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے والا شخص اخبار کے پبلشر سے ناراض تھا اور اس نے عدالتی کارروائی بھی شروع کی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ ان کی دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ لوگوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ شوٹنگ کے واقعے میں مارے جانے والوں میں ایک یہودی جرنلسٹ بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے اس لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا رشیا آپسی تعلقات کو بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ٹرمپ اور پوٹین کے بیچ یہ ملاقات 16 جولائی کو فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں ہونے والی ہے۔ اس موقع پر کئی آپسی اور عالمی مسائل پر بات چیت ہونے والی ہے۔ یہ ٹرمپ اور پوٹین کے درمیان پہلی چھوٹی ملاقات ہوگی جو دونوں ملکوں کے بیچ کئی معاملات پر اختلافات کے درمیان ہو رہی ہے۔ کشمیر سے ایک اہم خبر آ رہی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ملیٹنٹس کے ساتھ پلوامہ کی چھٹا پورہ میں انکاؤنٹر ہو رہا ہے جہاں پر اہم ملیٹنٹس کو گھیر لیا گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ 203 ملیٹنٹس ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں جن میں جرنلسٹ شجاعت بخاری کے قتل میں شامل پاکستانی ملیٹنٹ نوید جٹ بھی شامل ہے۔ نوید لشکر طیبہ کا ملیٹنٹ ہے جو کچھ مہینے پہلے سری نگر کے ایک ہاسپٹل سے فرار ہو گیا تھا۔ رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر شجاعت بخاری کو کچھ دن پہلے سری نگر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ جمعے کی شام یہ انکاؤنٹر شروع ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے پلوامہ میں کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ایسی خبریں تھیں کہ اس علاقے میں بعض ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں۔ آخری خبریں ملنے تک آپریشن جاری تھا۔ جموں کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس سویم پرکاش نے کہا کہ شجاعت بخاری کو لشکر طیبہ نے ایک سازش کے تحت ہلاک کیا۔ یہ سازش پاکستان میں تیار کی گئی تھی۔ شجاعت بخاری کا قتل 14 جون کو کیا گیا تھا۔ نوید جٹ فروری کے مہینے میں سری نگر کے مشہور ہاسپٹل سے پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا۔
इस दौरान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी एक एनकाउंटर हुआ जहां पर एक मिलिटेंट हलाक हो गया। फौज के तर्जुमान ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर एक जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प हुई। समझा जा रहा है कि मिलिटेंट्स ने सरहद पार की और उस जगह पहुंचे। आसपास के इलाकों में मिलिटेंट्स को निकाल बाहर करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। एक दूसरे वाक़े में फौज के 2 जवान शोपियान जिले में मिलिटेंट्स के हमले में जख्मी हुए। इस इलाके को भी घेर लिया गया और एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि फौज पर जालिमाना कार्रवाइयों के इल्जामात और खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अब बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में दूसरे राउंड की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। 16 दिनों के दिलचस्प मुकाबलों के बाद अब ये टूर्नामेंट दूसरे राउंड में दाखिल होने वाला है, जिसमें सिर्फ 16 टीमें मुकाबला करेंगी। ये नॉकआउट मरहला है जिसमें हारने वाली टीम फौरी बाहर हो जाएगी। नॉकआउट मरहला हफ्ते से शुरू होने वाला है और पहला मैच बड़ा दिलचस्प होगा जो फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान खेला जाने वाला है। हफ्ते को ही दूसरा मैच यूरुग्वाय और स्पेन के बीच होगा। 2 मरतबा की चैंपियन अर्जेंटाइन बड़ी मुश्किल से नॉकआउट मरहले में पहुंची है। दूसरी तरफ फ्रांस जो साबिक चैंपियन है अपने ग्रुप में हार का सामना नहीं किया है। पुर्तगाल और यूरुग्वाय का मुकाबला दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लुइस सुआरेज के दरमियान मुकाबला होगा। यूरुग्वाय ने अपने तमाम ग्रुप मैचेस जीते हैं। वो अकेली टीम है जिसने अब तक टूर्नामेंट में कोई गोल नहीं खाया है। रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड रोनाल्डो ने अब तक पुर्तगाल के 5 में से 4 गोल किए हैं, जबकि बार्सिलोना के सुआरेज ने सऊदी अरब और रशिया के खिलाफ गोल किए हैं। इस दौरान फीफा ने ऐलान किया है कि नॉकआउट मरहले के लिए एक नए बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लाल रंग का बॉल होगा जो मेज़बान मुल्कों के रंगों की नुमाइंदगी करेगा। इसके अलावा ये इस बात की भी अलामत है कि दूसरा राउंड बहुत ज़्यादा सख्त और मुश्किल होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यमन बहरान को हल करने के लिए अगले महीने बातचीत हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने किया दावा, कहा सऊदी इत्तेहाद और अल हूसी तैयार हो गए। सीरिया के दर्रा में रशियन बमबारी के बाद 12 घंटों का सीज फायर। अरब मुल्कों और इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ्स की खुफिया मीटिंग। फ्रांस के मीडिया में दावा, क्या मिडिल ईस्ट अमन मंसूबे की तैयारियां हैं। अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ बिजनेस नहीं रोकेंगे, तुर्की ने किया ऐलान। इराक में अगवा किए गए लोगों की लाशें मिलने के बाद 12 आईएस मिलिटेंट्स को फांसी पर लटका दिया गया। गाजा में इसराइल के हवाई हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों ने एक बार फिर निकाले वापसी मार्च। माइग्रेशन मसले पर यूरोपीय लीडर्स की अहम मीटिंग। तुर्की और अफ्रीकी मुल्कों की फंडिंग का फैसला। लीबिया साहिल के करीब कश्ती डूबी, 100 माइग्रेंट्स लापता। शुजात बुखारी के कत्ल में शामिल पाकिस्तानी मिलिटेंट को पुलवामा में घेर लिया गया, एनकाउंटर जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का दूसरा मरहला हफ्ते से शुरू होगा। फ्रांस, अर्जेंटाइन, यूरुग्वाय, स्पेन आमने सामने। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।